नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी राजस्थान एग्जाम्स पर। मैं आपका दोस्त हाजिर हूं आपके सामने भारतीय इतिहास की क्लास लेके, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास लेकर के। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से हम पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से यूरोपीय देशों के भारत में आने के बाद में भारतीय इतिहास में परिवर्तन देखने को मिलता है। मुगल शासन से हमारी सत्ता स्थापित हो जाती है ब्रिटिश सत्ता के हाथों में। तो दोस्तों, आज हम बढ़ेंगे हमारे उस मुख्य टॉपिक की तरफ जो हमारे एसीएफ एग्जाम का सिलेबस का फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट है, मिड 19th सेंचुरी 1857 रिवॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं पंकज शर्मा हाजिर हूं आपके सामने अपने अनुभवों को लेके। हमारी पूरी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि आपके एग्जाम्स की बेहतर से बेहतर तैयारी करवा सके, एसीएफ के लिए हम अच्छे से अच्छे तैयारी करवा सके। साथ ही राजस्थान के जो अदर एग्जाम्स हैं उनके हिसाब से भी हमारे सिलेबस को हम तैयार कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे जो एसीएफ की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी बच्चे इन क्लासेस को देख सकते हैं। इन्हें रिवाइज करिए, याद करिए। राजस्थान के एग्जाम्स में जीके का जो भी पार्ट आता है ये आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा यूजफुल रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, कुछ कोशिश आपको भी करनी होगी, आपको भी कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे और अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना होगा। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन लेने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं? आप लाइव क्लासेस देख सकते हैं, डायरेक्ट टीचर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, एजुकेटर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आपके लिए टेस्ट सीरीज और क्विजेस ऑर्गेनाइज कराई जाएंगी जिससे कि आप अपनी तैयारी का सेल्फ इवेल्युएशन कर सकते हैं। आपके लिए डाउट क्लियरिंग सेशंस रखे जाएंगे जहां पर आपके जो भी डाउट्स हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के वो दूर करने की पूरी कोशिश हमारी होगी। पूरा सिलेबस आपका कवर करवाया जाएगा जिस भी एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं। साथ ही एजुकेटर्स के द्वारा लाइव स्ट्रक्चर कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। एजुकेटर्स आपकी परीक्षा की पूरी तैयारी करवाएंगे। अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आप देख सकते हैं। साथ ही वीकली क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके लिए लाए जाएंगे। क्विज कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। डाउट क्लियरिंग क्लासेस आपकी होगी। एजुकेटर्स कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर तरीके के साथ में, बेहतर से बेहतर प्रेजेंटेशन के साथ में आपकी तैयारी पूरी करवा सकें। आप पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी जहां पर आप अपने तैयारी का पूरे तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सही मार्गदर्शन, राइट गाइडेंस, एक्सपर्ट गाइडेंस। आप सभी लोगों को पता है कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में, चाहे वो जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन देखने को मिलता है। और उस कॉम्पिटिटिव माहौल में कैसे हम हमारी तैयारी को आसान बनाएं, कैसे हम हमारे सिलेबस को आसानी से पूरा कर सकें, रिवाइज कर सकें, याद कर सकें, एग्जाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी पूरी कर सकें, एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका हमें आ सके, उसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी एक्सपर्ट गाइडेंस की, सही मार्गदर्शन की। और वो सही मार्गदर्शन हमारे सभी एजुकेटर्स आपको अपने अनुभवों के साथ जरूर प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों, अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने में बिल्कुल भी देर मत करिए। अनअकैडमी का लर्निंग ऐप आपको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको प्लस सेक्शन में जाना है और प्लस सेक्शन में आप आरपीएससी का कोर्स परचेज कर सकते हैं और आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक कर देना है। आरपीएससी का कोर्स हो या फिर कोई भी कोर्स जो आप परचेज करना चाहते हैं वो आप परचेज कर सकते हैं और बहुत ही कम दामों में आपको 1 ईयर और 2 ईयर का कोर्स मिल जाएगा। मेरे वो सभी दोस्त जिन्होंने तैयारी हाल ही में शुरू करी है, उन्हें मैं ये कहना चाहूँगा कि वो कम से कम 2 साल का कोर्स परचेज करें जिससे वो अपनी तैयारी को अच्छे से कर पाएं। साथ ही आपके लिए 10% का डिस्काउंट भी है। जब आप कोर्स को परचेज कर रहे होंगे तो आपको एक रेफरल कोड यूज में लेना होगा जहां पर आप पंकज 9 PANKAJ 9 पंकज 9 कोड यूज लेकर के आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड को आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें अगर यूज लेते हैं
किसी भी एग्जाम की, आपको हर एग्जाम का कोर्स आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिल जाएगा। और उसको खरीदते समय पंकज 9 कोड को यूज लीजिए और 10% का डिस्काउंट आपको जरूर मिलेगा। ठीक है दोस्तों, टेलीग्राम ऐप अनअकैडमी आरपीएससी को आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेगी। और जो वीडियोस हैं उन्हें लाइक और शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक और शेयर हमारे उत्साहवर्धन का कार्य करते हैं, हमें मोटिवेशन देते हैं, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश ये करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर तरीके से हम हमारे कंटेंट को और सिलेबस को प्रोवाइड करवा सकें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हमने पिछली कक्षाओं में देखा कि यूरोपीय देशों के आगमन के बाद में भारत के इतिहास में क्या परिवर्तन आता है। कल की क्लास में हमने देखा था कि प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में, प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बाद में ब्रिटिश सत्ता और ब्रिटिश सत्ता की तरफ से कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। बंगाल पर उनका कंट्रोल पूरी तरह से स्थापित हो जाता है। इतनी बातें मैं आपको समझा चुका हूं। मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्तों को याद भी हो गई होंगी। 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद में बंगाल पर अंग्रेजी सत्ता, अंग्रेजी हुकूमत ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में पूरी तरह से स्थापित हो जाती है। और उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव का द्वैध शासन मैंने आपको कल बताया था। और फिर 1772 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर बनते हैं। लेकिन तब तक कंपनी की जो गलत नीतियां थी, कंपनी जिस नुकसान में चल रही थी आर्थिक रूप से, ब्रिटेन की संसद को जब इसकी जानकारी मिलती है तो ब्रिटेन की संसद कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, कंपनी को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बना के भेज देती है, जिसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने पढ़ा था। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा ही बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदल दिया जाता है और उसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। उसके बाद हमने 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट देखा था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का हमने इस्तमरारी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम मैंने आपको समझाया था। भूराजस्व नीति जो थी, जिसने किसान मजदूर वर्ग का शोषण किया। उसके बाद में मैंने आपको लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की नीति समझाई थी। और उस सहायक संधि की नीति में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने सहायक संधि की नीति करी थी। उसके बाद में 1813 का चार्टर अधिनियम हमने पढ़ा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि भारत के बाजार को ब्रिटेन की सभी कंपनियों के लिए खोल दिया जाता है। यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भारतीय बाजार पर जो एक अधिकार था, जो मोनोपोली थी, उसे खत्म कर दिया जाता है। और अब सभी कंपनियां भारत में आके व्यापार कर सकती हैं। एक तरह से औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया गया। और इसके कारण भारतीय लघु व कुटीर उद्योग पूरी तरह से समाप्त होने लगे, उन्हें बहुत नुकसान होने लगा। और धीरे धीरे हम देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय व्यापारियों की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती चली जाती है। तो दोस्तों, आज आगे हम बढ़ेंगे। 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद में हम देखेंगे कि अब 1828 से 35 तक लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है वो यहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में शासन करने के लिए उपस्थित होंगे 1828 से 1835 तक। ठीक है दोस्तों, इस समय अब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतों की स्थापना की गई। तो हम देखते हैं कि कॉर्नवालिस जो आए थे, उन्होंने भी कई प्रकार के न्याय संबंधी बदलाव किए थे। न्यायालयों की स्थापना करी थी, जिला स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। और फिर बाद में एक सुप्रीम पावर जो उन्होंने बनाई थी, वो बनाई थी लंदन के अंदर, प्रिवी काउंसिल। तो उसी प्रकार विलियम बेंटिक भी क्या करते हैं? इलाहाबाद में सदर दीवानी और सदर निजामत। अब आप बोलेंगे कि सर ये सदर दीवानी और सदर निजामत क्या है?
दीवानी मतलब जितने भी रेवेन्यू रिलेटेड मैटर्स होते थे, राजस्व से संबंधित जितने भी मामले होते थे, वो सभी सदर दीवानी में जाते थे। ठीक है दोस्तों। और निजामत में आते थे फौजदारी मामले, सिविल मामले जितने भी होते थे, यानी चोरी से संबंधित, मारपीट से संबंधित और घरेलू मामले जितने भी थे, वो सारे सदर निजामत में चले जाते थे। तो दो प्रकार की अदालतें बनाई, एक दीवानी रेवेन्यू रिलेटेड, और निजामत सामान्य मामले जो होते थे, फौजदारी मामले जो होते थे, वो फौजदारी मामले सदर निजामत अदालतों में चले जाते थे। तो विलियम बेंटिक ने मामलों को, यानी न्यायालय संबंधी जो मामले होते हैं, उन्हें दो भागों में बांट दिया और उन्हें सदर दीवानी और सदर निजामत में बांट दिया। साथ ही साथ इस समय में एक विधि आयोग की स्थापना लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में की गई। इस आयोग द्वारा कानून को संहिताबद्ध करने का महत्वपूर्ण कार्य किया गया। मैकाले ने दंड संहिता में सुधार किया और उसे अधिक सरल तथा उपयोगी बना दिया। एक विधि आयोग बनाया जाता है, एक लॉ कमीशन बनाया जाता है, और वो लॉ कमीशन जो है उसके हेड बनाए जाते हैं लॉर्ड मैकॉले। भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा का प्रभुत्व ब्रिटेन के सत्ता के दौरान बढ़ा, यानी ब्रिटेन के राज के समय भारत में अंग्रेजी शिक्षा पे जो ज्यादा फोकस किया गया, वो भी इन लॉर्ड मैकॉले की ही देन थी। तो वो बच्चे जो हिंदी माध्यम के हैं और अंग्रेजी शिक्षा से थोड़ा सा परेशान रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंग्रेजी शिक्षा का जो योगदान है, अंग्रेजी शिक्षा को जो भारत में शामिल करने पर ज़्यादा जोर दिया गया, वो लॉर्ड मैकॉले के ही द्वारा दिया गया था। बाद में एक शिक्षा आयोग बनाया जाएगा, और वो शिक्षा आयोग भी मैकॉले की अध्यक्षता में ही बनाया जाएगा, और उसे मैकॉले मिनट कहा जाएगा, मैकॉले मिनट। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन और दे दी है। तो विधि आयोग जो बना है वो लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में बना है, विलियम बेंटिक के समय में बना है, और इन्होंने क्या किया कि कानून को फॉर्मेशन चेंज किया, उसे क्रम वाइज संहिताबद्ध तरीके से उसे फॉर्मेट को सेट कर दिया, और उन्होंने दंड संहिता, यानी कि दंड संहिता मतलब जो दंड देने की प्रक्रिया होती है, जो भी कानून को तोड़ा गया है या जो भी अपराध किया गया है उसमें किस प्रकार से दंड दिया जाएगा, उसके अंदर सुधार किए। आगे हम देखते हैं कि न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए कंपनी के शासन काल में अंतिम कदम चार्टर एक्ट 1853 के समय उठाया गया। यानी कि न्यायिक व्यवस्थाओं में सुधार करने के लिए जो आखिरी कानून आया वो चार्टर एक्ट 1853 के रूप में आया, और इस समय में दूसरे विधि आयोग यानी एक और विधि आयोग की नियुक्ति कर दी गई। कॉर्नवालिस ने ऊंची ऊंची सरकारी नौकरियों का दरवाजा हिंदुस्तानियों के लिए बंद कर दिया था, और इससे भारतीयों को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसमें थोड़ा सुधार किया और उन्होंने भारतीयों को भी सरकारी नौकरियों में आगे आने के लिए प्रोत्साहित किया, मोटिवेट किया, और इसी क्रम में लॉर्ड बेंटिक ने हिंदुस्तानी जजों को पहले की अपेक्षा अधिक अधिकार दिए और उनका वेतन भी बढ़ा दिया। यानी हम कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों में हिंदुस्तानियों के, भारतीयों के योगदान को बढ़ाने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सकारात्मक रूप से, पॉजिटिव तरीके से कार्य किए। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही चार्टर एक्ट 1833 आता है, और इस 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिए जाते हैं। यानी कि कंपनी को जो भी व्यापारिक अधिकार मिले हुए थे वो समाप्त कर दिए हैं। अब यानी संसद जो कानून बना के भेज रही है, अधिनियम बना करके भेज रही है, उसके अंतर्गत कंपनी अपने कार्यों को पूरा करेगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि बंगाल के गवर्नर जनरल का पद बदल करके अब उसका नाम बदल दिया गया और अब उसे भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद बदल करके क्या कर दिया गया था, बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया था।
और अब हम देखते हैं कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदल करके भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया है और भारत के पहले गवर्नर जनरल बनेंगे लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो यहां पे दो सवाल हैं, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। और भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बनेंगे? विलियम बेंटिक। ये दो सवाल आपको याद करने हैं, जरूर से पूछे जाएंगे। सवाल ऐसे भी बन सकता है कि बंगाल के गवर्नर जनरल का जो पद है वो किस एक्ट के द्वारा बदला गया? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बदल दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का जो पद है वो किस अधिनियम के द्वारा बदला गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बदला गया। तो दो प्रकार से सवाल आपके लिए बन सकता है। अगला देखते हैं इस अधिनियम में क्या हुआ। भारत के गवर्नर जनरल को पूरे ब्रिटिश भारत में विधायिका के असीमित अधिकार प्रदान कर दिए गए, यानी जितने भी लेजिस्लेटिव राइट्स हैं, विधायिका संबंधी जितने भी राइट्स हैं, वो पूरे के पूरे अब किसको दे दिए गए हैं? वो भारत के गवर्नर जनरल को दे दिए गए हैं। तीन प्रकार की शासन व्यवस्थाएं हम देखते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। न्यायपालिका तो आप समझते ही हैं, भारत में वर्तमान जो परिदृश्य है, वर्तमान जो प्रेजेंट सिनेरियो है, उसके अकॉर्डिंग आप समझिए कि न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स। कार्यपालिका और विधायिका क्या है? संसद में जो आप सदस्य देखते हैं, विधानसभाओं में जो आप सदस्य देखते हैं, वो सभी विधायिका के हिस्से होते हैं, विधायिका का पार्ट होते हैं, लेजिस्लेटिव का पार्ट होते हैं। और कार्यपालिका क्या होती है? विधायिका में से जो सरकार बनती है, सरकार के जो मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, ये सभी कार्यपालिका का हिस्सा होते हैं। भारत में दो प्रकार की कार्यपालिकाएं मुख्य रूप से कार्य कर रही हैं, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका का हिस्सा आप बनेंगे जब आप सरकारी नौकरियों में प्रवेश करेंगे, आईएएस, आरएएस और अन्य सभी प्रकार के एग्जाम, जहां पर एक निश्चित समय के लिए आपकी नौकरी रहती है। अस्थायी कार्यपालिका में हमारी सरकारें आ जाती हैं, क्योंकि वो 5 साल तक ही कार्य करती हैं या कई बार उससे कम समय में भी सरकारें गिर जाती हैं, तो उस कार्यपालिका का कोई समय सीमा तय नहीं है। इस कारण से उसे अस्थायी कार्यपालिका कहा जाता है। तो यहां पर 1833 के चार्टर अधिनियम में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका के अनलिमिटेड राइट्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं। चलिए, एक अच्छी बात हमें देखने को मिलेगी, 1843 में दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। भारत में जो दास स्लेवरी सिस्टम था उसको खत्म कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। भारत के गवर्नर जनरल को विधायिका के असीमित अधिकार दे दिए गए। लॉर्ड मैकॉले प्रथम विधि आयोग का अध्यक्ष था। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं। और भारतीय कानूनों का वर्गीकरण करने के लिए, यानी क्लासिफिकेशन करने के लिए, यानी दीवानी कानून अलग, फौजदारी कानून अलग, भूमि संबंधित कानून अलग, घरेलू मामलों से संबंधित कानून अलग, इस प्रकार से कानूनों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन करने के लिए, बंटवारा करने के लिए विधि आयोग बनाया गया था, जो कि लॉर्ड मैकॉले की अध्यक्षता में बनाया गया था, जिसने ये कार्य किया। समझ में आया दोस्तों? यहां पे दो बातें हमारी छूट गई हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। तो आप बोलोगे सर अभी क्या छूट गया, क्या रह गया है? 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने देखा था कि भारत पर कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ करके। 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने देखा था कि चाय एवं चीन के व्यापार को छोड़ करके कंपनी का जो एकाधिकार था उसे समाप्त कर दिया गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा वो चाय और चीन का जो एकाधिकार कंपनी के पास में था, जो मोनोपोली कंपनी के पास में थी, उसे भी समाप्त कर दिया गया। यानी कि अब चाय और चीन यानी सब, हर क्षेत्र
हर देश सभी के साथ व्यापार करने के लिए ब्रिटेन की सभी कंपनियां स्वतंत्र हैं। वहां की सभी कंपनियों को पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है कि वो भारत के किसी भी क्षेत्र में, भारत के जिन देशों के साथ संबंध है उन देशों के साथ भी सभी के साथ व्यापार कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर आपसे सवाल पूछा जाए, ध्यान से सुनना, अगर स्टेटमेंट बनता है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार या मोनोपोली पूरी तरह से समाप्त कर दी गई थी। मेरे दोस्तों ध्यान से सुनना, मान लीजिए क्वेश्चन इस प्रकार से आता है, कथन स्टेटमेंट इस प्रकार से आता है कि 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा कंपनी का एकाधिकार, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि व्यापारिक अधिकार कंपनी का पूरी तरह से समाप्त 1833 के चार्टर अधिनियम के द्वारा किया गया था। यह सही जवाब होगा। समझ गए? सवाल इस प्रकार से घुमा दिए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि सवाल किस प्रकार से बन सकता है। आपके सभी सवाल सही हो सकते हैं अगर आप जो फैक्ट्स आपको बताए जा रहे हैं, जो बातें आपको समझाई जा रही हैं, अगर आप उन्हें पूरी तरह से उसी रूप में याद करें जैसे आपको करना था। और एक बात बता दूं, 1813 के चार्टर अधिनियम में हमने देखा था कि शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया था, लेकिन 1833 के चार्टर अधिनियम में हम देखते हैं कि इसको बढ़ा करके 10 लाख कर दिया जाता है। यानी अब 1 लाख नहीं 10 लाख रुपए सालाना भारत में शिक्षा पद्धतियों के सुधार के लिए खर्च किए जाएंगे कंपनी के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। बात क्लियर है? तो दो परिवर्तन जो मैंने आपको अलग से बताए हैं कि एक तो व्यापारिक एकाधिकार 1833 के चार्टर अधिनियम में पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया, और 1 लाख रुपए शिक्षा से बढ़ा करके 10 लाख रुपए का खर्चा अब कर दिया गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे वो सिद्धांत, वो नीति जिसने 1857 के विद्रोह में चिंगारी को भड़काने का कार्य किया। बात समझ रहे हो? यानी कि व्यपगत का सिद्धांत, जिसे हम कहते हैं डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये वो सिद्धांत था जिसने कंपनी की जो खराब नीतियां चली आ रही थी उन खराब नीतियों पर एक बड़ा हथौड़ा मारा, और भारतीय वर्ग के मन में जो असंतोष था, जो चिंगारी थी, उस चिंगारी को भड़काकर विस्फोटक रूप धारण करने के लिए मौका दे दिया। यानी व्यपगत का सिद्धांत वो सिद्धांत था जिसने 1857 के विद्रोह की चिंगारी को पूर्ण रूप से भड़का दिया और भारतीयों को मजबूर कर दिया, भारतीयों को विवश कर दिया 1857 के विद्रोह को प्रारंभ करने के लिए। तो आप बोलेंगे सर ऐसा क्या था इस व्यपगत के सिद्धांत में, ऐसा क्या था इस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में? सबसे पहले तो आपके लिए ये जानना जरूरी है कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का जो सिद्धांत है वो लॉर्ड डलहौजी ने दिया। ये डलहौजी नामक भारत में एक जगह है, डलहौजी। ये डलहौजी का योगदान भारत में हिल स्टेशंस के विकास में मुख्य रूप से रहा है। लॉर्ड डलहौजी वो गवर्नर जनरल था भारत का जिसने हिल स्टेशंस को बढ़ाया। लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में क्या होता है, उसी समय में हिल स्टेशंस का विकास किया जाता है और इसी समय में व्यपगत का सिद्धांत भी लाया जाता है। और लॉर्ड डलहौजी के समय में ही भारत में पहली बार रेल सेवा भी शुरू की जाती है। समझ रहे हो? व्यपगत का सिद्धांत कौन लेकर के आया? लॉर्ड डलहौजी। हिल स्टेशंस का विकास किसने किया? लॉर्ड डलहौजी। 1853 में पहली रेल सेवा बॉम्बे से थाने के मध्य में जो शुरू हुई वो किसने शुरू करी? लॉर्ड डलहौजी। समझ रहे हो? तो काफी सारा योगदान रहा इसका। एक महत्वपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी। समझ गए हो? तो व्यपगत का सिद्धांत एक साम्राज्यवादी समर्थक उपागम था जिसका उद्देश्य भारत में ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार करना था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
कि व्यपगत के सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो व्यपगत के सिद्धांत का जो मुख्य उद्देश्य था वो ब्रिटिश राज्य क्षेत्र का विस्तार करना था। यानी लॉर्ड डलहौजी क्या चाहते थे, वो भारत में ब्रिटिश विस्तार, ब्रिटेन का जो क्षेत्र है, जो भारत में ब्रिटेन के आधिपत्य में जो क्षेत्र था, उस क्षेत्र को ज्यादा से ज्यादा भारत में फैलाना चाहते थे। यानी कि वो भारत के ज्यादा से ज्यादा हिस्से को ब्रिटेन के कंट्रोल में लाना चाहते थे। चलिए, तो अब हम देखते हैं इस व्यपगत के सिद्धांत का क्या मतलब था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो था, इसको हड़प नीति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हड़प की नीति। हड़प यानी समझते हो, हड़पना, किसी चीज को छीन लेना। तो ये व्यपगत का सिद्धांत एक हड़पने की नीति, छीन लेने की नीति थी। क्या था इसके अंदर? इंटरेस्टिंग है, इस सिद्धांत के अनुसार वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, यानी कि वे राज्य जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिन राजाओं का कोई उत्तराधिकारी नहीं था। उत्तराधिकारी कौन बनता है? भारत में पितृसत्तात्मक समाज है, तो पितृसत्तात्मक समाज जो समय था, वहां पे उत्तराधिकारी राजा का बेटा बनता था। समझ रहे हो? यानी जिन राजाओं का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं था, इसका मतलब आप समझ गए कि सर उस राज्य के राजा का कोई बेटा नहीं था। अपने शासन करने के अधिकार को खो देते थे। साथ ही उत्तराधिकार को गोद लेने पर भी उनके राज्य वापस प्राप्त नहीं किया जा सकता था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, सीधे सीधे शब्दों में सुनना। व्यपगत का सिद्धांत, हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स का मतलब यह है कि डलहौजी ने ऐसे कहा कि जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं है, जिन राजाओं के बेटे नहीं हैं, वो राजा क्या करते थे? वो राजा गोद लेते थे अपने परिवार में से या अपने राज्य में से। जिन राजाओं के बेटा नहीं होता था, उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं होता था, तो ऐसे में वो राजा और वो राज्य क्या करता था? वो गोद लेते थे, अडॉप्ट करते थे बच्चे को, लड़के को अडॉप्ट करते थे, बेटे को अडॉप्ट करते थे और उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे। डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी ने इस गोद लेने की प्रथा को बैन कर दिया, बंद कर दिया, गोद लेने की प्रथा को निषेध कर दिया, इल्लीगल कर दिया। यही है व्यपगत का सिद्धांत, हड़प की नीति, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। यानी कि लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय राजाओं के गोद लेने की जो प्रथा थी, जिन राजाओं के बेटा नहीं होता था, वो किसी अपने परिवार में से, सगे संबंधियों में से किसी लड़के को गोद लेते थे और अपना बेटा बना करके उसे उस राज्य का उत्तराधिकारी बना देते थे, जिससे उनका जो वंश है वो आगे बढ़ता रहे, उस राज्य को नया राजा मिल जाए। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने इस व्यपगत के सिद्धांत के द्वारा गोद लेने की प्रथा को पूरी तरह से बंद कर दिया। अब समझ गए होंगे आप। तो डलहौजी ने क्या किया? डलहौजी ने भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांट दिया। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांट दिया। पहली रियासत वो थी जो अंग्रेजों के आगमन के समय, सुनना ध्यान से, पहली प्रकार की रियासत अंग्रेजों ने, डलहौजी ने क्या किया? भारतीय रियासतों को 3 भागों में बांट दिया। पहला भाग कौन सा था? वे रियासतें जब अंग्रेज आए तब रियासतें स्वतंत्र थी, इंडिपेंडेंट थी। यानी अंग्रेजों का जब भारत में एंट्री हुई, ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब भारत में एंट्री हुई, उस समय में वो रियासतें जो पूरी तरह से स्वतंत्र थी, एक कैटेगरी तो वो बना दी। दूसरी कैटेगरी क्या बनाई? दूसरी कैटेगरी ये बनाई वो रियासतें जो मुगलों और मराठों के अधीन थी। यानी कि जब अंग्रेज आए तो पहले वो रियासतें या तो मुगलों के कंट्रोल में थी या मराठाओं के कंट्रोल में थी, और बाद में किसके कंट्रोल में आ गई? अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। यानी कि दूसरी प्रकार की रियासतें वो रियासतें थीं जो कभी भी स्वतंत्र नहीं थीं, कभी भी इंडिपेंडेंट रूल नहीं कर रही थी।
या तो वो मुगलों के कंट्रोल में थी या मराठों के कंट्रोल में थी और अंग्रेजों के आने के बाद उनके कंट्रोल में हो गई। क्लियर है दोस्तों। और तीसरी प्रकार की जो रियासतें थी वो रियासतें थी जिन्हें अंग्रेजों ने ही पुनर्स्थापित किया। वो रियासतें जो पूरी तरह से समाप्त होने के कगार पर थीं, लेकिन उन्हें अंग्रेजों ने रीऑर्गेनाइज, रिकंस्ट्रक्ट किया, पुनर्स्थापित किया। डलहौजी ने क्या किया दोस्तों? 3 प्रकार की रियासतों को बांट दिया। पहली प्रकार की रियासतें जो अंग्रेजों के आने के समय जब उनकी भारत में एंट्री हुई तब वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही थी। दूसरी रियासतें जो अंग्रेजों के आने के समय या तो मुगलों के कंट्रोल में थी या मराठों के कंट्रोल में थी और अब अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गई। तीसरी प्रकार की रियासतें जो कि अंग्रेजों के द्वारा पुनर्स्थापित कराई गई। अब क्या करता है डलहौजी? डलहौजी कहता है जो पहले प्रकार की रियासतें हैं जो स्वतंत्र हैं उनको गोद लेने का अधिकार है, वो गोद ले सकती हैं। और दूसरी प्रकार की जो रियासतें हैं और तीसरी प्रकार की जो रियासतें हैं उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। फिर बाद में डलहौजी कहता है कि दूसरे प्रकार की रियासतों के बारे में हम सोच विचार करेंगे कि इनको गोद लेने की प्रथा की अनुमति दी जाए या नहीं दी जाए। लेकिन डलहौजी ने साफ कह दिया कि जो तीसरी प्रकार की रियासतें हैं जिनको अंग्रेजों ने पुनर्स्थापित किया है, रीऑर्गेनाइज किया है, उनको गोद लेने की प्रथा पर हम बैन लगा रहे हैं। यानी तीसरे प्रकार की रियासतें जो अंग्रेजों द्वारा पुनर्स्थापित की गई वो गोद नहीं ले सकती हैं। और बाद में क्या किया डलहौजी ने? स्मार्टली दूसरे प्रकार की जो रियासतें थीं जो कभी मुगलों और मराठों के अधीन थी, जो अब अंग्रेजों के अधीन आ गई, उनके बारे में कुछ भी नहीं कहा और उन्हें भी तीसरे प्रकार की रियासतों में ही शामिल कर लिया और उन पर भी गोद लेने की प्रथा पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। समझ गए? यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? भारत में सिर्फ वो रियासतें गोद ले सकती थीं जो हमेशा से स्वतंत्र रहीं। तो मेरे दोस्तों, थोड़ा सा हम कॉमन सेंस काम में लेते हैं। भारत में लंबे समय तक मुगलों का अधिकार रहा, फिर भारतीय राजाओं में मराठों का भी अधिकार रहा। तो क्या आप समझ सकते हैं कि भारत में कितनी सी रियासतें होंगी? बहुत थोड़ी सी रियासतें होंगी जो पूरी तरह से स्वतंत्र रही होंगी अंग्रेजों के आने के समय। तो वो बहुत थोड़ी सी रियासत थी, गिनी चुनी। लेकिन वो रियासतें बहुत सारी थी जो मुगलों और मराठों के अधीन रहीं और अब अंग्रेजों के अधीन आ गईं। और जिन रियासतों को अंग्रेजों ने पुनर्स्थापित किया, यानी कि डलहौजी ने हड़प की नीति के द्वारा, व्यापकता के सिद्धांत के द्वारा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा एक बड़े भारतीय वर्ग को, एक बड़े भारतीय सीमाओं को अंग्रेजी अधिकार में लेने की कोशिश करी इस हड़प की नीति के द्वारा। समझ गए? व्यापकता का सिद्धांत समझ में आ गया? बहुत सीधा सा है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डलहौजी ने भारतीय राजाओं के गोद लेने की प्रथा को रोक दिया और कह दिया कि जिन राजाओं के उत्तराधिकार नहीं हैं, जिन राजाओं के बेटे नहीं हैं, तो वो उत्तराधिकार नहीं बना पाएंगे, तो वो राज्य अब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। यानी वो राज्य अब सीधे सीधे ब्रिटेन की जो अधिकार क्षेत्र है, ब्रिटेन का जो राज्य क्षेत्र है, उसका हिस्सा बन जाएंगे। समझ गए दोस्तों? बहुत क्लियर सी बात है। बार बार रिवाइज इसलिए करता रहता हूं क्योंकि मुझे पता है ज्यादातर बच्चे वो हैं जो पहली बार इतिहास को पढ़ रहे हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए मैं कोशिश करता हूं मेरी बात को बार बार दोहराकर आपको समझाने की। अगर आपको समझ में आता जाता है तो प्लीज मेरे वो सभी दोस्त जो क्लासेस को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में थम्स अप, ओके, यस सर लिख करके भेजें, जिससे मुझे ये विश्वास होता चला जाएगा कि मेरे सभी दोस्तों को अच्छे से समझ में आता जा रहा है। तो या तो थम्स अप, ओके, यस सर आप लिख के जरूर भेजते रहें। ठीक है दोस्तों? तो व्यापकता का सिद्धांत, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति,
राजाओं के गोद लेने की प्रथा को रोक दिया गया। अब राजा गोद नहीं ले पाएगा और अगर उसके बेटा नहीं है तो वो अपना उत्तराधिकारी नहीं बना पाएगा, और जिन राज्यों का कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा उन राज्यों को ब्रिटिश राज्य क्षेत्र में मिला लिया जाएगा। यानी डलहौजी की इस नीति के द्वारा भारतीय रियासतों को हड़पा जाने लगा और ब्रिटेन के राज्य क्षेत्र में मिलाया जाने लगा। सबसे पहले 1848 में सतारा इस व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत ब्रिटेन के राज्य क्षेत्र का हिस्सा बना। उसके बाद जैतपुर 1849, संभलपुर 1849, बाहत 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। व्यपगत के सिद्धांत के अंतर्गत इन सभी राज्यों का और भी अन्य राज्यों का, लेकिन कुछ प्रारंभिक राज्य जो थे, पहला जो था वो सतारा था। आपको क्या करना है दोस्तों, आपके पास दो सवाल बनेंगे। विलय की नीति सब्सिडरी अलायंस के अंतर्गत सबसे पहला कौन सा राज्य मिला था? हैदराबाद। और व्यपगत के सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के अंतर्गत सबसे पहला राज्य कौन मिला? सतारा। आपको ये सभी जो राज्य मैंने बताए हैं, इन सभी भारतीय राज्यों की ये जो सन दिए हैं, ईयर्स दिए हैं, वो याद करने हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। आपको सतारा, जैतपुर, संबलपुर और बाहत दे दिया जाएगा, सामने चारों के वर्ष दे दिए जाएंगे और आपको मैच द फॉलोइंग करना पड़ेगा। बात क्लियर है दोस्तों? हड़प नीति क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े तो अब आप खुद सोचिए कि जो व्यपगत का सिद्धांत था ये कितना गलत सिद्धांत था, कितना अन्यायपूर्ण सिद्धांत था, कितना इनवैलिड और इल्लीगल और इलॉजिकल सिद्धांत था कि भारतीय राजाओं के गोद लेने की प्रथा को रोक दिया गया। अब आप समझ सकते हैं इस नीति के कारण भारतीय राजाओं में, भारतीय राज्यों में भयंकर असंतोष पनपा और इस असंतोष के कारण जन्म होगा 1857 के विद्रोह का। मैंने आपको प्रारंभ में क्या कहा था? मैंने कहा था कि ब्रिटेन की यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की जो गलत नीतियां हैं, उन गलत नीतियों पर यह व्यपगत का सिद्धांत एक हथौड़ा मारने का कार्य करेगा। ये हड़प की जो नीति है, ये भारतीयों के मन में जो असंतोष है उस चिंगारी को भड़का देगी, और चिंगारी भड़की और क्या बन के निकली? 1857 के विद्रोह के रूप में निकली। समझ गए? आगे बढ़ जाऊं? यस सर, ओके चलो। और आपको कुछ मुख्य बिंदु दिखा देता हूं। साम्राज्यवादी समर्थक उपागम के आधार पर भारत में ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने की नीति थी। यदि किसी राज्य में कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो उसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया जाएगा। उत्तराधिकार हेतु संतान का गोद लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। साथ ही साथ शासकों द्वारा गोद ली गई संतान को उपाधि और पेंशन देने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जिन शासकों ने गोद ली थी संतानें और वो बाद में शासक बने, या वो शासक जिन्होंने संतानों को गोद लिया था, उन शासकों को जो उपाधियां थी उनके पास में, उन शासकों को जो पेंशन मिलती थी कंपनी की तरफ से, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। गोद ली गई संतान को शासक की केवल निजी संपत्ति ही उत्तराधिकार में प्राप्त होगी, इस प्रकार के नियम बना दिए गए। यानी वो सिर्फ जो गोद ली गई संतान है वो शासक की सिर्फ निजी संपत्ति पर ही अपना अधिकार रख सकती है। कई प्रकार के कर्नाटक के शासक की उपाधि छीन ली गई, तंजौर के शासक के पेंशन बंद कर दी गई। मुगल बादशाह को यह कहा गया कि बहादुर शाह जफर द्वितीय सेकंड जो आखिरी मुगल बादशाह थे, तो कंपनी ने यह घोषणा करी कि ये मुगल बादशाह की पदवी को अब हम छीन लेंगे और इनके बाद में अब भारत में कोई मुगल बादशाह जैसी उपाधि नहीं रहेगी। समझ गए हो? यानी कि आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय, कंपनी ने कहा कि इसके बाद में यह उपाधि छीन ली जाएगी, अब कोई मुगल बादशाह भारत में नहीं होगा। इस प्रकार से भारतीय राजाओं की, भारतीय शासकों की उपाधियों को छीना जाने लगा, उनकी पेंशन को समाप्त किया जाने लगा।
बात क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़े और आज हम स्टार्ट कर देंगे 1857 की क्रांति। समझ रहे हैं? 1857 की क्रांति के बारे में आज हम बात करेंगे। हम देख चुके हैं 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध, जिसके बाद में बंगाल पर कंपनी की सत्ता पूर्ण रूप से स्थापित हो जाती है। और उसके बाद में हम देखते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग से लेकर के और लॉर्ड डलहौजी तक ब्रिटिश कंपनी की जो नीतियां थीं, चाहे वो भू राजस्व की नीतियां हो, चाहे वो विलय की नीति हो, चाहे वो हड़प की नीति हो, चाहे वो 1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा जो आर्थिक बदलाव किए गए या 1833 के अधिनियम के द्वारा जो बदलाव किए गए, इन सभी बदलावों और नीतियों के कारण भारत में व्यापारी वर्ग, किसान, मजदूर, युवा और भारतीय राजा और शासक वर्ग सभी को समस्याएं होती हैं। सभी के मन में असंतोष पनपता है और वो असंतोष जन्म देता है 1857 की क्रांति को। समझ रहे हो? मेरे बहुत सारे दोस्त जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने स्कूल के समय में पढ़ा होगा और उन्हें कुछ कुछ बातें याद भी होगी। 1857 की क्रांति को जब भी हम याद करते हैं तो हमें मंगल पांडे की याद आ जाती है। मंगल पांडे को जब याद करते हैं तो आमिर खान की वो मूंछें और उसके बड़े बड़े बाल और उसकी वो अंग्रेजी वर्दी दिखाई देती है, जिस पर उन्होंने एक बेहतरीन मूवी बनाई थी। समझ रहे हो? तो आप लोग बार बार ये सोचते होंगे कि 1857 की क्रांति और मंगल पांडे का क्या संबंध है। अक्सर कुछ बच्चों को जो जानकारी भी होगी, हो सकता है, मैं उम्मीद कर रहा हूं, नहीं है तो जानकारी पूरी की पूरी आज मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, कि कुछ बच्चों को ये लगता होगा कि 1857 की क्रांति तो सेना ने करी थी, जिस सेना में भारतीय सैनिक थे। देखिए दोस्तों, 1857 की क्रांति के बहुत सारे कारण थे। 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारण थे, आर्थिक कारण थे, सामाजिक कारण थे, धार्मिक कारण थे, सैनिक कारण थे और तात्कालिक कारण थे। ठीक है दोस्तों? लेकिन मैं आपको पहले बताऊंगा 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण, क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो मेरे इस लेक्चर को देख रहे हैं, उनके मन में बार बार मंगल पांडे और भारतीय सैनिकों की छवि उभर रही होगी। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था, जो इंस्टेंट रीजन था, वो भारतीय सैनिकों के द्वारा किया गया विद्रोह था, जिनको हम सैनिक कारणों में पढ़ेंगे। लेकिन जो तात्कालिक कारण था वो ये था कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 2 ब्रिटिश अधिकारियों की गोली मार करके हत्या कर दी। यानी जो भारतीय सैनिक थे, जो ब्रिटिश सेना में नौकरी करते थे, वो काफी परेशान हो गए थे ब्रिटेन की कुछ गलत नीतियों के कारण, जिसमें सबसे बड़ी समस्या थी वो थी रॉयल एनफील्ड राइफल, यानी बंदूक। आप बोलोगे सर राइफल कारण थी? हाँ दोस्तों, राइफल ही कारण थी। सैनिकों का जो अंदर प्रॉब्लम थी, सैनिकों के साथ बहुत सारी समस्याएं थी। सैनिक लंबे समय से ब्रिटेन के द्वारा जो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था, ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर्स के द्वारा जो भारतीय सैनिकों के साथ में गलत व्यवहार किया जा रहा था, उसके कारण परेशान हो चुके थे। लेकिन रॉयल एनफील्ड राइफल वो आखिरी कारण था जिसने भारतीय सैनिकों के अंदर विस्फोट पैदा कर दिया। तो वो क्या कारण था? रॉयल एनफील्ड राइफल से पहले ब्राउन बेस, इधर देखिए, एक राइफल थी जो ब्राउन बेस उसका नाम था। तो ब्राउन बेस राइफल उपयोग में ली जाती थी ब्रिटिश सेना के अंदर। अंग्रेज ब्राउन बेस राइफल की जगह एक नई राइफल लेकर के आए। उस राइफल का नाम था रॉयल एनफील्ड राइफल।
इस रॉयल एनफील्ड राइफल में समस्या क्या थी कि इस राइफल में जो कारतूस प्रयोग में लिया जाता था उस कारतूस को पहले मुंह से छीलना पड़ता था, उसके बाद में उसे बंदूक में लगाना होता था और फिर बाद में चलाना होता था। तो आप बोलोगे सर इसमें समस्या क्या है, छील लो, बंदूक में लगा दो और तान दो। भैया समस्या ये थी कि जो कारतूस था उस कारतूस को गाय और सूअर की चर्बी के द्वारा बनाया गया था। उस कारतूस को बनाने में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। अब आप समझ गए होंगे कि सर भारतीय सैनिकों को क्या समस्या हुई होगी। भारतीय सैनिकों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रकार के सैनिक थे। भारतीय सैनिकों में हिंदू और मुसलमान दोनों ही प्रकार के सैनिक थे। हिंदुओं के लिए गाय हमारी माता है और जो मुसलमान है वो सूअर को अच्छा नहीं मानते हैं, पिग को। तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही वो कहते हैं कि हम इस कारतूस को मुंह से नहीं छीलेंगे क्योंकि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हमारा धर्म खराब हो जाएगा। और मैंने आपको कल भी बताया था कि भारत में सारे मुद्दे एक तरफ, धर्म का मुद्दा एक तरफ। धर्म के साथ छेड़छाड़ी पसंद नहीं है हमको, कुछ भी करने का, लेकिन धर्म के साथ छेड़खानी नहीं करने का, धर्म के साथ ईगो हमारा नहीं तोड़ने का। समझ गए? तो भारतीय सैनिकों का दिमाग खराब हो गया। हिंदुओं ने बोला नहीं छीलेंगे, इसमें गाय की चर्बी है और गाय हमारे लिए पूजनीय है, गाय हमारी माता है। और मुसलमान कहते हैं कि सूअर की चर्बी है, हम इसे छीलना तो छोड़ो, इसे हम छूना भी पसंद नहीं करेंगे। और इस समस्या के कारण मंगल पांडे वो पहला सैनिक था, आमिर खान वो पहले सैनिक थे जिन्होंने मंगल पांडे की भूमिका निभाई। ऐसे कह रहा हूं, आमिर खान वहां नहीं थे, मंगल पांडे वो पहले सैनिक थे जिन्होंने विद्रोह का प्रारंभ किया। और 29 मार्च 1857 को फ्यूजन और गफ नाम के 2 ब्रिटिश अधिकारी थे, गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी की सजा दे दी गई और बाद में अन्य भारतीय सैनिकों के द्वारा मई 1857 में 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हो गया। और धीरे धीरे ये जो 1857 का विद्रोह है ये भारतीय सैनिकों के द्वारा, भारतीय सेना जिन रेजिमेंटों का हिस्सा थी उनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। लेकिन धीरे धीरे सैनिकों के इस विद्रोह में भारतीय शासक, भारतीय राजा, भारतीय किसान, मजदूर और युवा भी शामिल हो गया। इसलिए 1857 के विद्रोह को बेंजामिन डिज़राइली ने एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा है। समझते हो? बेंजामिन डिज़राइली ने क्या कहा है कि एक राष्ट्रीय विद्रोह था। प्रारंभ में भले ही ये सैनिक विद्रोह रहा हो, लेकिन धीरे धीरे ये राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में परिवर्तित होता चला गया। बात क्लियर है क्या दोस्तों? 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो राजनीतिक कारण है, जो आर्थिक कारण है, जो सामाजिक कारण है, धार्मिक कारण है, सैनिक कारण है, ये सभी कारण मैं आपको लगभग पिछली कक्षाओं में समझा चुका हूं। लेकिन अब आपको ये सारे कारण मैं समझा दिया हूं आपको। मैं जब राजनीतिक कारणों की बात करेंगे तो विलय की नीति भी आएगी और हड़प की नीति भी आएगी। तो मेरे दोस्तों मेरी इस बात का जवाब जरूर देना, चाहे थम्स अप करके दो, चाहे यस सर करके दो। वो बच्चे जो पिछले 4 दिनों से मेरी क्लास लगातार देख रहे हैं, वो बच्चे जरूर मेरे इस क्वेश्चन का जवाब दें। और मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं आपको विलय की नीति समझा चुका हूं, मैं आपको हड़प की नीति समझा चुका हूं, मैं आपको कॉर्नवालिस की भूराजस्व नीति, सूर्यास्त कानून, परमानेंट सेटल समझा चुका हूं, मैं आपको 1813 के चार्टर अधिनियम के नकारात्मक प्रभाव समझा चुका हूं, मैं आपको बता चुका हूं कि 1813 के चार्टर अधिनियम में ईसाई मिशनरीज को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिल गई थी। मेरे दोस्तों ये सभी जो कारण मैं आपको पिछली 4 कक्षाओं में समझा चुका हूं,
वही सब क्या बनेंगे, वही सब राजनीतिक कारण बनेंगे, उनमें से कुछ आर्थिक कारण बनेंगे, उसमें से कुछ धार्मिक कारण बनेंगे। तो जब कल मैं आपको ये राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण समझाऊंगा, तो बताओ आपको आसानी से समझ में आएंगे या नहीं आएंगे, इसका जवाब देना है आपको। तो जो बच्चे क्लास देख रहे हैं वो कहेंगे कि सर आपने तो वो सारी बातें हमें पहले ही समझा दी पिछले कुछ दिनों में। आपने हमें विलय की नीति, हड़प की नीति, भूराजस्व नीति, 1813 का अधिनियम सब समझा दिया। और यही सब कारण हैं जिनके कारण 1857 के विद्रोह का जन्म होगा। और यही सब कारण 1857 के विद्रोह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक कारण बनेंगे। इस कारण से मैंने आपको 1857 के विद्रोह को पढ़ाने से पहले ये पिछले 4 दिन का समय लिया है। तो मेरे वो दोस्त जो कह रहे थे कि सर 1857 के विद्रोह से पढ़ाओ क्योंकि सिलेबस तो वहीं से शुरू होता है, मेरे दोस्तों मैं आपको 1857 के विद्रोह पर ही लाना चाहता था, लेकिन वो आपको अच्छे से समझ में आए, आप अपना सवाल सही कर पाएं, इसके लिए मैंने आपको थोड़ा सा उसका इतिहास पढ़ाया है। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, देर मत करिए, अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, पंकज 9 कोड को यूज लीजिए। क्या करना है, PANKAJ9, स्पेस नहीं देना है, बिना स्पेस दिए लिख देना है PANKAJ9। पंकज 9 कोड को यूज लीजिए, 10% का डिस्काउंट लीजिए और आप जिस भी एग्जाम का कोर्स, RPSC, UPSC, जो भी कोर्स खरीदना चाहते हैं कोर्स को खरीदिए और कम दामों में अपना कोर्स प्राप्त कर लीजिए। और अनअकैडमी प्लस का भरपूर फायदा उठाइए, मन लगा के पढ़िए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद, जय भारत।